स्टूडेंट, मैं रजत राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार आर कोचिंग क्लासेस में। तो कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक यूपी बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ। और ये जो टॉपिक है वो है एक डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो लगातार 10 वर्षों से बोर्ड में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो आइए करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले तो टॉपिक का नाम है अनंत लंबाई के चालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई का कोई चालक तार है, अनंत लंबाई का, और उसके निकट हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। ये जो है गॉस की प्रमेय पर आधारित एक अनुप्रयोग है। गॉस की प्रमेय हमने पढ़ रखी है, अगर किसी भी पढ़ नहीं है तो इसका वीडियो जो है हमने इसमें डाल के रखा हुआ है, तो आप चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय बेसिकली है क्या, तो हम यहाँ पे एक लाइन में लिख लेंगे कि गॉस की प्रमेय जो है वो क्या है, गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय है हमारे पास कि कोई भी एक परिबद्ध क्षेत्रफल है, हमारे पास परिबद्ध क्षेत्र है, उस परिबद्ध क्षेत्र का आवेश कितना है, Q। तो इससे निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, इससे निकलने वाला इस क्षेत्र से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है फाई ई, वो जो है इस पूरे परिबद्ध क्षेत्रफल का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी फाई ई बराबर होता है Q/एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारी गॉस की प्रमेय। ठीक है, ओके, गॉस की प्रमेय हो गई। ठीक है, चलिए अच्छा, अब गॉस की प्रमेय उसका तो यूज होगा ही होगा, साथ में हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पता होनी चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, देखिए मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, और इस प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु स्थित है, जिस बिंदु का नाम है पी। हमें इस पी बिंदु पर वैद्युत विभव जो है ज्ञात करना है, हमें इस पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या हो जाता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। अगर ये चीज माध्यम जो है तुम्हारा वायु ले रखा है तो उस स्थिति में K की वैल्यू 1 हो जाएगी, और प्लस आवेश है तो दिशा जो है वो कहाँ आ जाएगी, दूर की तरफ आ जाएगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो जब वो सदिश राशि है तो हम वहां पर दिशा का यूज ज्यादा करेंगे, दिशा बहुत अच्छी तरीके से हम समझेंगे कि उसमें, क्योंकि वो सदिश राशि है तो उसमें उसको प्रदर्शित करने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, तो ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। आगे आगे देखेंगे थोड़ा, देखिएगा। सबसे पहले तो हमने ये कहा कि हमारे पास एक तार है, प्लस आवेश से आवेशित है, और प्लस आवेश इसमें एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है। एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये है कि इसमें जो रेखीय आवेश घनत्व, देखिए आवेश घनत्व का मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक रेखा, मतलब एक कोई लाइन है, और हमने उस चार्ज को, उस आवेश को एक रेखा के अनुदिश फैला दिया है। तो उस समय एकांक लंबाई पर लगने वाले आवेश को हम क्या बोलते हैं, एकांक लंबाई पर लगने वितरण होने वाले आवेश को हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, तीन प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है एल, और एक होता है हमारा ए, और सॉरी, एक होता है, अरे भाई क्या कर रहे हैं, एक होता है लेम्डा, एक होता है सिग्मा, और एक होता है रो। लेम्डा जो है वो तुम्हारा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। लेम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है। अभी मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो इस डेरिवेशन में यूज होने वाली है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजें यूज होने वाली है, मैं उनको बारी बारी से समझा रहा हूँ। पहले मैंने गॉस की प्रमेय के बारे में हल्का सा बताया, देन उसके बाद हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया। अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ रेखीय आवेश घनत्व के बारे में, और मैंने सोचा रेखीय आवेश घनत्व बताया तो दोनों को साथ में बता देता हूँ। रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा हमारा रेखीय आवेश घनत्व, और ये हो जाएगा हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, और ये रो है, ये है आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, आवेश घनत्व। अगर हमें आवेश को किसी रेखा के अनुदिश फैलाना है तो हमारा क्या होगा, लेम्डा हो जाएगा। तो लेम्डा बराबर होता है हमारे पास Q/L। अगर हमें वो समान आवेश को किसी पृष्ठ के अलोंग में
फैलाना है, विस्तृत करना है, तो वो हमारा हो जाएगा Q अपॉन A। और अगर हम आयतन के अनुदिश कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा Q अपॉन V, इस हिसाब से। ठीक है, तो अभी जो इन तीनों में हमारे इस डेरिवेशन में जो यूज होगा वो ये लेमडा यूज होगा। लेमडा मतलब रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक लाइन के अनुदिश हुआ है, इस वजह से हमारा यहाँ पर क्या यूज होगा, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, चलिए, तो हमने ये कहा। अब सबसे पहले तो हम थोड़ा यहाँ पे इसके बारे में लिखेंगे, डायग्राम को समझेंगे। हमारे पास जो है एक चालक तार है जो कि कहाँ तक वितरित है भैया, अनंत तक विस्तारित है। अब अनंत तक तो आप जा नहीं पाओगे, सीधी सी बात है। अनंत तक तो आप नापोगे नहीं जाके उसको कि मतलब कितनी लेंथ है और कहाँ कहाँ आप चार्ज नापोगे। ठीक है, बहुत समस्याएं आएंगी। फिर क्या करना है हमें, कुछ नहीं, एजम्पशन करेंगे हम। क्या एजम्पशन करेंगे, हमने जो है इस जो बेलन का जो भी तार है उसी के आकार का हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली, क्योंकि गॉस ने उसके बारे में बताया था, इसलिए हमने इसको क्या बोला, गॉसियन पृष्ठ बोला। अब तार जो होगा वो हमारा इस टाइप का होगा, दैट इज ए मार्कर, इसी के आकार का होगा। अब जब इसी के आकार का है तो वो बेलन के आकार का होगा, तो हमने उसको जो है एक एल लंबाई के बेलन के आकार के रूप में ये कल्पना कर ली। अब हमने जब ये कल्पना कर ली है तो अब हमें देखिए, ये हमारा बेलन है और इस बेलन के दो सपाट पृष्ठ हैं, ये देखो ये सपाट पृष्ठ हैं दो। ठीक है, और एक जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया है तुम्हारा, क्या है, ये वाला जो पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना, एक, यानी इसमें कितने पृष्ठ हैं, दो पृष्ठ हैं। ठीक, तो अगर हम इसमें क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे तो क्षेत्रफल सदिश हमारा क्या होता है, जैसे कोई भी एरिया है तो उसमें जो है उसके एकांक बिंदु पर जो उसकी दिशा होगी वो कहाँ होगी, पृष्ठ के अभिलंबवत होगी, पृष्ठ के अभिलंबवत होगी। ठीक है, तो मैंने कहा अगर ये पृष्ठ ऐसा है तो फिर कौन होगा क्षेत्रफल सदिश की दिशा, आप कहोगे सर ये नॉर्मल जैसा होता है। हमने कहा अगर पृष्ठ ऐसा है तो कैसा होगा, ऐसा, हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अगर ये तुम्हारा पृष्ठ ऊपर, अब मैं यह देखूंगा, मैं यहाँ पर डाले दे रहा हूं, मैंने इसको डाल दिया S1, ये पहला पृष्ठ है, और S2 दूसरा पृष्ठ है, और S3 ये कर्व सरफेस एरिया है। तो तीन पृष्ठ हमारे हो गए, S1 ऊपर वाला सपाट पृष्ठ, S2 नीचे वाला सपाट पृष्ठ, और S3 जो राउंडेड एरिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो हमारा कितना है, S3 है। अब देखना ध्यान ध्यान से, बारी बारी से। हमने ये कहा, हमने इसमें से थोड़ा सा अल्पांश ले लिया, हल्का सा थोड़ा सा अल्पांश ले लिया, क्योंकि हमें गणना करनी है तो हम सूक्ष्म ले ले रहे हैं आवेश। सूक्ष्म हमने क्षेत्र ले लिया ds, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस पृष्ठ के अनुदिश होगा, दैट इज dA। ठीक है, और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो किधर होगा, बताओ जरा। वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो एक सदिश राशि है और वो प्लस आवेश से दूर की तरफ जाता है, और अगर माइनस आवेश है तो उसके पास की तरफ आएगा। तो यानी यहाँ पर प्लस आवेश है तो इसके दूर की तरफ जा रहा होगा, यानी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ई वेक्टर। ठीक, ये हमने किसके लिए देखा, हमने S1 के लिए देखा। ठीक, ऐसे ही हम S2 के लिए देखेंगे, और S2 के लिए देखेंगे तो हमने यहाँ पर ये वाला थोड़ा पृष्ठ ले लिया, और इस पृष्ठ में हम देखेंगे तो इसमें जो dA आएगा वो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन जो E आएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो कितना आ जाएगा, E आ जाएगा। ठीक है, ओके, अच्छी बात है। अगला हम देखेंगे, अगर इस वाले पृष्ठ में हम देखें, इस वाले जो कर्व सरफेस एरिया उसमें हमने जो ले रखा है पृष्ठ, तो उसमें जो dA है वो कहाँ है, दूर की तरफ है। अब dA अगर दूर की तरफ है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किधर है, उधर ही है, दोनों एक ही दिशा में। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। अच्छा, भाषा, भाषा में कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर जो हमने पढ़ा है, जितनी भाषा हमने पढ़ी है, क्या उतनी ही भाषा लिखनी है, कतई नहीं। भाषा तुम्हारे ऊपर है, तुमने जो डेरिवेशन, तुमने जो डायग्राम बनाया है उस डायग्राम के मुताबिक तुमको भाषा लिखनी है। ऐसा नहीं कि जैसा, अब ये नहीं है कि दो ही लाइन में निपटा दिया उसको, अपने मुताबिक भाषा तुमको लिखनी है कि जिसमें सारी वैल्यू पुट हो जाए। ये जरूरी नहीं कि जैसा लिखा है बुक में वैसे ही पूरा छाप रहे, समझ के लिखिए सारी भाषाएं, जैसा जैसा तुमने फिगर बनाया वैसे वैसे उससे संबंधित परिभाषा को लिख रहे। चलिए देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने ये कहा, माना, माना तो हम लिखेंगे लिखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में हमने सब निगमन विधि है तो इसमें सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा। हमने कहा माना एक अनंत लंबाई का, माना एक अनंत लंबाई का चालक तार, चालक
तार है जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिस पर Q आवेश एक समान जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिस पर Q समान एक समान रूप से वितरित है तथा तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लेम्डा। ठीक, तो यहाँ जब ये लेम्डा है तो हमने यहीं पे लिख दिया लेम्डा बराबर Q अपॉन L। ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी सबसे पहली इक्वेशन हो जाएगी हमारी। लेम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, तो लेम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन L, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इन सब चीजों के बारे में लिखेंगे, कौन सी कि हम सबसे पहले हमने क्या किया, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ लिया जिसकी लंबाई कितनी थी, L थी, और इसके हमने 3 पृष्ठ लिए, उसमें हमने ये किया। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि माना एक गॉसियन काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसमें दो सपाट पृष्ठ कौन कौन, S1 तथा S2 तथा एक वक्रीय पृष्ठ S3 है। ठीक है, दो तो इसमें हो गए हमारे सपाट पृष्ठ, कौन कौन, S1 और S2, और एक हो गया वक्रीय पृष्ठ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, और हमें करना क्या है, हमें करना है इससे निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके निकट ज्ञात करनी है। तो हमने कहा पहले तो तब चूंकि ऐसे लिखेंगे, चूंकि सपाट पृष्ठों S1 व S2 से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बच्चा, शून्य होगा। अब ये शून्य क्यों होगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। शून्य कैसे है, देखिए कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, हमने कहा फाई ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक है इस वजह से, तो फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण जो है। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ आइए, थोड़ा S1 पे फोकस डालिए, यहाँ पर एंगल आप कितना बन रहा है, आप देखो कितना बन रहा है एंगल, आप कहोगे सर 90 डिग्री बन रहा है।
ठीक ऐसे ही जब यहाँ पर एंगल की बात आएगी तब आप बोलोगे सर यहाँ भी कितना बन रहा है 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री है एंड यहाँ पर भी 90 डिग्री है। तो जब यहाँ पर 90 डिग्री है तो हमने कहा S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ई डी ए और कॉस, अब यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। अब कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो कितना आ जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू कितना है हमारे पास 0 है। जब ये वैल्यू 0 है तो इसका मतलब अब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया है कि सपाट पृष्ठ जो है S1 और S2 से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं निकल रहा होगा। क्यों नहीं निकल रहा होगा, क्योंकि वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा परस्पर लंबवत है। लंबवत होने की वजह से उसमें कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं निकल रहा होगा। अच्छा, लेकिन एक प्रश्न अभी बचा है, कौन सा सर, S3। देखिए S3 से निकलने वाला S3 से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर है, फिर से वही ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए दोनों ही एक ही दिशा में है, तो जब दोनों एक ही दिशा में है तो वहां पर एंगल कितना हो जाएगा 0। अब जब एंगल 0 है तो इसका मतलब ये है कि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है सर। तो ये हो जाएगा हमारा फाई ऑफ ई बराबर ई और डी ए, फाई ई ए क्या हो जाएगा हमारा ई डी ए, एंड ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। ओके, तब क्या हो जाएगा, मतलब ये जो निकल रहा है फ्लक्स ये सूक्ष्म हिस्से से निकल रहा है, कौन से, देखो छोटे छोटे सूक्ष्म हिस्से से निकल रहा है। तब तब संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, जब हमने सूक्ष्म एरिया ले रखा है मुझको पूरा चाहिए तो मैं उसका समाकल करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। तो मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ फाई ई होल है, ठीक है। अब ये हो जाएगा ई इंटू डी ए, ठीक है, क्या हो जाएगा ई इंटू डी ए। अब यहाँ पर अगर S3 से निकलने वाला यहाँ पर आप डी फाई ई कर लीजिए, ठीक है, तो आपको ठीक रहेगा। यहाँ पे जब डी फाई ई कर लेंगे तो ये डी फाई ई, ठीक है, इस तरीके से ये डी फाई ई। ओके, हाँ ठीक है, डी फाई ई इस वजह से किया है क्योंकि अभी सूझ में हिस्सा था। अब यहाँ पर आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर मैं केवल फाई ई रखता फिर संपूर्ण करता तो आप कहते यहाँ तो इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ नहीं लगाया। हालांकि बात वो ठीक थी, लेकिन अब हम इसको ऐसा लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डी फाई ई है, इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, फाई ई आ जाएगा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन एंड डी। तो जो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो हमेशा वेरिएबल के लिए लगता है। वेरिएबल का मतलब जो अपने मान को लगातार चेंज करते रहते हैं, उनका जो कांस्टेंट होते हैं उस पर नहीं लगता। तो यहाँ पर जो तुम्हारा ई जो है वो फिक्स रहता है, फिक्स है, ई तो चेंज हो नहीं रहा। चेंज क्या होगा, ए एरिया, क्योंकि आपने भी ये लिया, फिर आप धीरे धीरे उस क्षेत्र को बढ़ाओगे, तो जब आप बढ़ाओगे यानी चेंज क्या होगा आपका, डी ए चेंज होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फाई ई बराबर ई को बाहर निकाल लेंगे और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ए, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन डी ए जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है पूरा टोटल हिस्सा पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हमने जो यहाँ पर ले रखा है वो क्या है, बेलन। बेलन का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, आप बोलेंगे सर 2 पाई आर एच, लेकिन यहाँ पर जो हमने लेंथ ले रखी है वो एच नहीं है, कितनी है, एल है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर कहेंगे चूंकि इंटीग्रेशन डी ए जो है वो है 2 पाई आर और फिर क्या है एल, और एल क्यों, ये क्या है, ये है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ,
बेलन का क्या है बच्चा, संपूर्ण पृष्ठ है। ठीक है, और जब संपूर्ण पृष्ठ है तो हम कहेंगे कि फाई ई बराबर हो जाएगा हमारे पास ई इंटू 2 पाई आर और फिर एल, और हमने इसको डाल दिया समीकरण नंबर 3। ठीक है, हो गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अब ये बताइए मुझे, ये है तुम्हारा क्या, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। तो जिसका अनुप्रयोग है तो उसको तो एप्लीकेबल करना पड़ेगा, यानी गॉस की प्रमेय से क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा ऐसा कर देते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या बोलती है, फाई ई बराबर, अभी मैंने आपको बताया था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। ये है इक्वेशन नंबर 3 और ये है इक्वेशन नंबर 4। दोनों की देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी कैसी होगी, बराबर होगी, यानी हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो जब 2 से हम जब बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 2 पाई R L। ओके, अच्छा हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब E। तो E के लिए व्यंजक हमको फाइंड करना है, तो E का व्यंजक तो हमारे पास ये है, तो हम E का वैल्यू निकालेंगे, यानी इस चीज को कहाँ भेजेंगे, उधर। तो हम कहेंगे E बराबर हो जाएगा हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई R और फिर L। अब देखो जरा समीकरण 1 की तरफ देखो, यहाँ समीकरण 1 में क्या है, लेमडा बराबर है Q अपॉन L। तो जब हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे Q की, तो वो हो जाएगी लेमडा इंटू L। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण ये 1 नहीं, यहाँ समीकरण करेंगे 3 और 4 से। ठीक है, यहाँ करेंगे समीकरण 3 व 4 से। ठीक, क्योंकि ये वाला 3 था और ये वाला कौन सा था, 4, तो 3 व 4 से करेंगे। ठीक है, 1 2 नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आएगा समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या, देखो जहां Q है वहां कितना रख दो, लेमडा L रख दो, ये यहाँ रख देंगे लेमडा इंटू L, इसकी जगह पे क्या रख देंगे, लेमडा L अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट 2 पाई R और फिर L से L कट जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सही से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपॉन R। ठीक है, ओके, और ये है हमारा ठीक है, ये नीचे दिख नहीं रहा है तो हमें इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इतना हो जाएगा E बराबर, सही से थोड़ा लिखेंगे, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपॉन R। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है तो उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, जहां और लिखना है तुमको, जहां लेमडा क्या है, आप कहोगे सर रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश और फिर घनत्व, और आर क्या है, आर क्या है, दूरी, आर क्या है, दूरी, एंड और 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एक हमारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, हाँ 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ जाओ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 9 गुणे 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो अभी यहाँ कितना लाना है, 2 लाना है,
तो हमने दो दो का गुणा कर दिया ऊपर ऊपर, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 18 में गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और ये तुम्हारा है डेरिवेशन। अब ये डेरिवेशन जो है कितने नंबर का आता है बच्चा, ये 3 नंबर का आता है, 3 नंबर का है, और तुमको एज इट इज ऐसे ही लिख देना है। और 3 नंबर से कोई भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो आपको एक भी नंबर आपका कम नहीं कर सकता अगर आपने उसको ऐसे व्यवस्थित तरीके से लिखा है। ठीक है, आई होप आज आपने जो आपको डेरिवेशन समझाया है वो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो दबा के लाइक कर देंगे, और साथ ही साथ चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।